गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो इसका जो फर्स्ट चीज़ आता है, फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट जो आपकी हेडिंग होती है वो आपका सीधा सीधा बात करता है। चैप्टर का नेम पहले बता देता हूँ आपको। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक जो आता है, जैसा सीधा सीधा इसी के बारे में बात कर लेता है। जो चैप्टर का नेम है उसी के बारे में पूछना चाहता है, तो उसके बारे में बताएंगे क्या होता है ये आखिरकार प्रकाश का परावर्तन और ये कैसे होता है। कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे कि इस बोर्ड से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से कुछ हल्की फुल्की चीज़ें उधर की पीछे की दिखाई दे रही है। तो वही चीज़ होता है, प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग जो है क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वो चलकर आ रहा होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आ रहा होता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, आइए हम लोग नियम के बारे में जान लेते हैं। पहला नियम जो होता है, फर्स्ट नियम, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जो इंसिडेंस एंगल होगा वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं इंसिडेंस एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई दर्पण रखा है और ये समतल दर्पण है। प्रकाश की किरण एक आई एंगल बनाते हुए, आई का कोण बनाते हुए इस दर्पण पर पड़ती है। प्रकाश की जो किरण आ रही है आई का कोण बनाते हुए इस दर्पण पर पड़ती है, तो वह इधर से एक आर एंगल बनाते हुए, आर का कोण बनाते हुए वापस निकल जाती है। और ये जो एंगल आई है ये एंगल आर के बराबर होगी। ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि अपवर्तन कोण जो हो, मतलब आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो दूसरी बात जो होती है, दूसरी बात ये कहती है कि आपतित किरण, ये क्या हो रही है, आपतित माने आ रही है, आपतित, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये जो परावर्तित होकर जा रही है इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित, परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, ये रहा आपतन बिंदु, ये वाला पॉइंट, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब माने क्या चीज होता है, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ये जिन पे पड़ रहा है उस पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, उसी को नॉर्मल कहते हैं या फिर अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, एक तल ये है, एक तल ये है, तीनों एक ही तल में हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक, तो यहाँ से हम एक चीज समझ गए कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर। और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बात हुई आपके परावर्तन की, प्रकाश के परावर्तन की। दूसरी चीज पूछता है कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। तो पारदर्शी क्या चीजें होती हैं जी, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी चीज जिसके इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई कांच का टुकड़ा हो या फिर कोई कांच हो, उसमें से आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। ठीक, या फिर कोई ये जो ट्रांसपेरेंट वाली पॉलीथीन आती है, देखिए उसमें से भी आप इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं। तो ये सब कैसी चीजें हैं, पारदर्शी। दूसरी चीज आती है अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी मतलब जिसमें हम एक तरफ से दूसरी तरफ तो देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पूरा अच्छे तरीके से नहीं देख सकते हैं। जैसे कभी एक कागज ले लो, उसमें हल्का तेल लगा लो, उसके बाद देखोगे तो उस तरफ दिखाई देगा लेकिन परफेक्ट नहीं दिखाई देगा, इसे अल्प पारदर्शी कहेंगे। अगली चीज फिटकरी। फिटकरी भी अल्प पारदर्शी में आती है, हालांकि बहुत मोटा अगर पोर्शन ले लोगे तो वो तो अपारदर्शी हो जाएगा, उसमें इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर पतली सी फिटकरी है तो इस पार से उस पार दिखाई देगी। घिसा हुआ कांच है, अगर उसे घिस दिया गया है तो इस तरफ से उस तरफ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम के साथ में।
ठीक, तो ये बात हो गई अल्पारदर्शी की। और तीसरी बात अगर करते हैं अपारदर्शी की, तो अपारदर्शी बहुत अच्छे से आप जानते हैं जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता है। कोई आपके सामने एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा चीज है जिसके बाद आप नहीं देख पा रहे हो, जिसके दूसरी तरफ आप नहीं देख पा रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपारदर्शी। ठीक, अगली बात, जो अगली चीज आती है वो हमारी है क्या चीज? दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने वाली कौन सी चीज है? जैसे ले लो अपना बल्ब हो गया, सूरज हो गया, लालटेन हो गया, इटीसी, बहुत सारी चीजें हैं जो स्वतः से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। लेकिन सबसे खास पॉइंट जो होता है उसमें यह पूछा जाता है, क्या चंद्रमा भी पारदर्शी है, दीप्त वस्तु है? तो वो बोलते हैं कि नहीं, चंद्रमा जो है वो दीप्त वस्तु नहीं है, वो अदीप्त वस्तु है। वो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेके और फिर प्रकाशित होता है। अब बात करते हैं कि अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ये भी, मैं भी, आप भी, जो भी हैं, हम लोग क्या हैं? हम लोग अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक, अगली बात आती है प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। तो दर्पण जनरली 3 तरीके के होते हैं। एक तो समतल दर्पण होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है समतल दर्पण। दूसरा आता है कि गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में 2 तरीके के होते हैं। टोटल मिला के तब 3 तरीके का दर्पण बोला जाता है, नहीं तो 2 ही तरीके, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे तुम 10 फीट के हो तो कितना बड़ा शीशा तुम्हारे सामने रख दिया जाए कि तुम्हारा पूरा चित्र उसमें आ जाए? तो h/2 पूरा चित्र देखने के लिए, पूरा चित्र देखने के लिए h/2 जितनी तुम्हारी हाइट है उसकी आधी, जितना तुम्हारा हाइट है उसका आधा होना चाहिए क्या? शीशे की हाइट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। सीधा बात करता हूँ गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी कटे हुए खोखले गोले का एक भाग है। क्या है? किसी कटे हुए खोखले गोले का एक भाग है। मान लो अपने पास एक गेंद है और वो कांच की है। ठीक, उसे काट लो, कहीं से भी काट लो, आधा, इतना सा जितना मन करे, आधे पर से काट लो, थोड़ा और इधर हट के काट लो, तो एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा हो जाएगा। तो दोनों जो दर्पण बनेंगे, हालांकि जब ये बनेंगे तो उस समय ये दर्पण नहीं होंगे। दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? तो जैसे मान लो अपने पास एक ये गोला है, अब इसे मैं यहाँ से काट लेता हूँ। तो इसे काट लिया तो अपने पास एक ये पोर्शन बच गया और एक ये पोर्शन ज़्यादा वाला बच गया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इसे ये तो अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ एकदम खोखला है, आप समझ सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा हमें, एक बाउल जैसा, एक कटोरे जैसा दिखाई दे रहा होगा। अब इसे क्या करेंगे? दर्पण की तरह बिहेव करें, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें भी बाहर से क्या लगा देंगे? पेंट मार देंगे। जब तक आप बाहर से पेंटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे भी देखिए पेंटिंग लगी है, यहाँ पर भी पेंटिंग करेंगे। और जब बाहर से पेंटिंग करेंगे और अंदर की तरफ केव, गुफा बनी रहेगी, तो उसे कहेंगे कॉनकेव। कॉनकेव माने होता है अवतल दर्पण। तो इस तरह की जो चीज बनेगी उसे कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इसमें मैं क्या करता हूँ? अंदर की तरफ से पेंटिंग मार देता हूँ, कटोरे के अंदर पेंटिंग मार रहा हूँ। तो जो इसमें प्रकाश की किरण किधर से आ रही होगी? इसमें से ऐसे आएगी, ऐसे निकलेगी, लेकिन इसमें क्या होगा? बाहर से आएगी और इधर से निकलेगी। इस तरह की चीजें होंगी। तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? ये वाला आपका बनेगा उत्तल दर्पण। ये चीज जो आपकी बनेगी ये आपके उत्तल दर्पण बनेगी। ठीक है, ये आपके अवतल दर्पण हो गए, उत्तल दर्पण हो गए। बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आप कवर करने की कोशिश करना, कुछ है नहीं खास। ठीक, अच्छा, अगली बात करता हूँ। अब ये चीजें बोलता है कि अब इन दर्पण के बारे में ढेर सारी चीजें जानने की कोशिश करेगा, ढेर सारी बात करेगा इन दर्पण के बारे में। हालांकि मेरा एक पहले वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो है उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैं दोबारा से इसे एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है? इसलिए मैं दोबारा जो है थोड़ा तेजी से आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब जैसे अपने पास मान लो हमने एक ले लिया,
अवतल दर्पण ले लिया है, ठीक। यहाँ पे ये जो जब कटा नहीं था उस समय यहाँ कहीं पे इसका केंद्र रहा होगा, ठीक। जब कटा नहीं था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय इसका केंद्र यहाँ कहीं पे रहा होगा। तो सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ, पहली बात ये जान लो कि ये जो है ये क्या है, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसे पता चला अवतल दर्पण है? क्योंकि बाहर की तरफ से उभरे हुए तल की तरफ से पेंटिंग मारी गई है, बाहर की तरफ से पेंटिंग नहीं मारी गई, पहली चीज। दूसरी, ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? ये इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? अगर लिखना हुआ आ गया क्वेश्चन, इसे कैसे लिखेंगे दर्पण के केंद्र, ये रहा केंद्र, वक्रता केंद्र कहेंगे। हालांकि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आपका ये कहेंगे क्या? मुख्य अक्ष, ठीक। अब ध्रुव क्या है? अगली बात आती है ध्रुव क्या है? ये जहाँ से, तो दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल, तो ये रहा परावर्तक तल इधर वाला। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दो हो गया। तीसरी बात कर लेता हूँ, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो भैया वक्रता केंद्र जो होता है वो ये है कि वो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो ये वाला दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग है, ये पूरा एक समय ऐसा रहा होगा कि ये पूरा जब कटा नहीं था तो ऐसे कहीं ये पूरा गोला रहा होगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, और उस समय उसका केंद्र यहाँ पे रहा होगा, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। अब बात करता हूँ एक चीज की, मुख्य फोकस या फिर फोकस बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही रैंडमली ड्रा कर लेते हैं। उसे कैसे पता चलेगा कि यहीं पे बनेगा? ऐसे ही बना लिया हो, पहले परिभाषा इसकी बता देता हूँ। तो वो ये होता है, परिभाषा ऐसे बोलते हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे इधर से आने वाली किरण, मान लो ऐसे कोई किरण आई, किरण निकाल दो, मान लो इधर से कोई किरण आ रही है, ऐसे निकलेगी इधर से। अब फिर यहाँ से कोई किरण जा रही है तो इधर से निकलेगी। फिर मान लो इधर से कोई किरण, अभी ऊपर की तरफ से कोई किरण आई ऐसे, तो ये इधर से होके निकलेगी। ये वाले जहाँ पे सारी किरणें वापस में एक समय ऐसा आएगा कि इससे होके निकलेंगी वापस जाते समय। ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये भी आने वाला है, और ये सब जाने वाली किरणें हैं। तो ये वाले को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस या फिर फोकस कहते हैं, ठीक है। आपका ये हो गया। अब अगली बात आती है फोकस दूरी। तो कुछ नहीं है, फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अगली बात करते हैं, तो अगली बात होती है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या ये रही यहाँ से यहाँ तक, और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक। तो लगभग ध्यान से देखो, ये इसके जस्ट डबल पे है। तो ये हालांकि इसका प्रूविंग होता है, मैं प्रूविंग भी करवा दूंगा किसी दिन। तो आज सिर्फ मैं इतना बता दे रहा हूँ, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे मैं आर से ले लेता हूँ। आर माने होता है रेडियस। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितने पे होती है? मतलब फोकस दूरी जो होती है, ये रही फोकस दूरी, और ये वक्रता त्रिज्या के आधे पे होगी। तो ये रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ये F=R/2, और इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं कभी कभी। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी थोड़ी बहुत आगे बात करके जानेंगे, ठीक है। और
और इसमें कुछ और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और जो पूछी जाएगी मैं एक बार देख लूँगा क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अगला चीज़ आपका आएगा, उसमें ये पूछेगा कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंबों की जो स्थिति होगी, उनके आकार होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे कि कैसे उसकी आकृति, आकार के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे कि उसकी आकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे वस्तु रखी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। हैव अ नाइस डे, और नेक्स्ट डे पे हम लोग आपसे बातचीत करते हैं।